हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम केवट कशिश। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 अकेली। इनकी लेखिका का नाम है मन्नू भंडारी। जन्म हुआ था इनका 1931 में। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भागपुर नामक गांव में हुआ था। मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व के विकास में उनके पिता का बड़ा योगदान रहा था। वह दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस के प्राध्यापिका रही हैं। आधुनिक कहानीकारों में मन्नू भंडारी का नाम आदर से लिया जाता है। मन्नू भंडारी ने कहानी, उपन्यास, नाटक विधा को अपनाया है। मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यह सच है, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ आदि कहानी संग्रह है। आपका बंटी, स्वामी, महाभोज, कलावा आदि उपन्यास हैं। बिना दीवारों का घर एक नाटक है। प्रस्तुत कहानी में गांव की एक महिला के व्यवहार एवं मानवता का चित्रण किया गया है। सोमा बुआ के जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी। इस कारण उसके पति पुत्र वियोग की पीड़ा के कारण तीर्थों में रहा करते थे। अतः बुआ अकेली थी। गांव में किसी के यहाँ प्रसंग होता तो वह जी जान से काम करती थी। संबंधियों के यहाँ जाने के लिए मृत पुत्र की एक मात्र निशानी अंगूठी बेच देती है, लेकिन न्योता नहीं मिलता। यह कहानी एक दुखी महिला के एकाकी जीवन की संवेदना व्यक्त करती है। सोमा बुआ बुढ़िया है। सोमा बुआ परित्यक्ता मतलब जो पति द्वारा त्यागी गई महिला या स्त्री, उसे परित्यक्ता कहा जाता है। सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वह पत्नी घर बार तजकर मतलब घर बार छोड़कर तीर्थवासी हुए। परिवार में ऐसा कोई सदस्य था नहीं जो उनके एकाकीपन मतलब अकेलेपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान मतलब विघ्न न था, उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई, मतलब बेबसी से उनकी राह नहीं देखी। जब तक पति रहते उनका मन भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश मतलब जो वो प्रेम रूपी व्यवहार है उस पर रोक थी, मतलब वो व्यवहार वैसा करते ही नहीं थे। उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता है। उस समय उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना बंद हो जाता और सन्यासी जी महाराज से तो यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दें जिसका आसरा लेकर वह उनके वियोग के 11 महीने काट दें। इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वाले के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ, शादी, गमी, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़कर काम करती, मानो वे दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं। अभी कहा सुनी होकर चुकी है। बुआ आंगन में बैठकर धूप खा रही हैं। पास रखी कटोरी से तेल लेकर
हाथों में मल रही हैं और बड़बड़ा रही हैं, मतलब कुछ बोल रही हैं। इस एक महीने में अन्य अवयवों के शिथिल हो जाने के कारण, मतलब रुक जाने के कारण, उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठती है। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं कहीं चली जाऊं, सो ही क्यों ना जाऊं, इन्हें कुछ नहीं सुहाता। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था। सारी बिरादरी का न्योता था, मतलब उनकी जितने भी उनकी जो बिरादर के लोग थे उनका न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गुरूर है जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं, जो सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही, और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे, या कभी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थी। बन्ना बन्नी शादी में गाया जाता है, लेकिन ये मुंडन पे गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया, मतलब उन्हें बहुत हंसी आई। उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी, भट्टी पर देखो तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो। गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे न पड़े। उसी समय खोआ मंगाकर नए गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे कि क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा तुम ना होती तो आज भद्द उड़ जाती, मतलब इज्जत बिगड़ जाती। अम्मा तुमने लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। ये तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं तो सवेरे से ही चली जाती। तो सन्यासी जी महाराज क्यों बिगड़ पड़े? उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ? यूँ तो मैं कहीं आऊँ जाऊँ 100 ही इन्हें नहीं सुहाता। फिर कल किशोरी के यहाँ बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों का कैसा बुलावा? वह लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते। नहीं तो कौन भला यूँ भट्टी और भंडार घर सौंप दे। पर उन्हें अब कौन समझावे। कहने लगे, तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। और एकाएक उन्हें क्रोध भरी कटुवाणी और का स्मरण हो आया, जिनकी बौछारें कुछ देर पहले ही उन पर होकर चुकी हैं। याद आते ही फिर उनके आंसू बह चले। अरे रोती क्या हो बुआ, कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने को तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो। और क्या, सुनने को तो सुनती ही हूँ, पर मन तो दुखता ही है कि 1 महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना इन्हें नहीं सुहाता।
100 तू ही बता राधा। ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार में रहते हैं। इन्हें तो नाते रिश्ते वालों से कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं तो कैसे चले। मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है, पल्ला पकड़ना मतलब सहारा देना है, तो अंत समय में भी साथ ही रखो। 100 तो इनसे होता नहीं। सारा धर्म करम ये ही लूटेंगे, सारा जस ये ही बटोरेंगे। मैं तो अकेली पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूं। उस पर से कहीं आऊं जाऊं वह भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। राधा ने आश्वासन दिया, रो नहीं बुआ। अरे वह तो इसलिए नाराज हुए कि बिना बुलाए तुम चली गई। बेचारे इतने हंगामे में, मतलब इतने भीड़ भाड़ में, इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती। फिर घर वालों को कैसा बुलाना। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ। कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर नहीं जाऊं, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सर के बल जाऊं। मेरा अपना हरखू होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती। मेरे लिए हरखू वैसा किशोरी लाल। आज हरखू नहीं, इसी से दूसरों को देख देख कर मन भरमाती रहती हूँ। और वह हिचकिचाया लेने लगी। पापड़ को फैलाकर स्वर को भरसक कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई। अब चुप हो जाओ। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ भूनकर लाती हूँ, खाकर बताना कैसा है। और वह पापड़ लेकर ऊपर चढ़ गई। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई। सन्यासी जी से बोली, सुनते हो देवर जी के ससुराल वाले को किसी लड़की का संबंध भगीरथ जी के यहाँ हुआ है। वह सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा, फिर भी है तो समधी ही। वह तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे। समधी तो आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी के मौन उपेक्षा से उनके मन को ठोस, मतलब चोट पहुंची। फिर भी वह प्रसन्न थी। इधर उधर जाकर वह इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन वह यह भी सुन आई कि उनके समधी यहाँ आ गए। जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी। खूब रौनक होने वाली है। दोनों ही पैसे वाले ठहरे। क्या जाने हमारे घर तो बुलावा आएगा या नहीं। देवर जी को मरे 25 बरस हो गए। उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रखा। रखे भी कौन, यह काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द हूँ। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता। तुम तो समधिन ठहरी। देवर चाहे न रहे, पर कोई रिश्ते थोड़ी ही टूट जाता है। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली, हे बुआ, नाम है
मैं तो सारी लिस्ट देखकर आई हूँ, विधवा ननद बोली। बैठे ही बैठे 2 कदम आगे सरककर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देखकर आई है नाम? नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना हो ना हो, और बुआ बिना 2 पल भी रुके वहाँ से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू जानती है कि नई फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जावे है? समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूं? अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी हैं, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना। क्या देना चाहती हो अम्मा? जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या कोई चांदी की चीज़? मैं तो कुछ भी नहीं समझू रही। जो कुछ पास है तुझे लाकर देती हूँ, जो तू ठीक समझे ले आना। इस भद्द नहीं उड़नी चाहिए, बस भद्द नहीं उड़नी चाहिए। अच्छा देखूं पहले कि रुपए कितने हैं। और वह डगमगाते कदमों से नीचे आई। 2-3 कपड़ों की गठरियाँ हटाकर एक छोटा सा बक्स निकाला, उसका ताला खोला, इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली, बड़े जतन से उसे खोला। 7 रुपए की कुछ रेज़गारी पड़ी और एक अंगूठी पड़ी थी। बुआ का अनुमान था कि रुपए कुछ ज़्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपए निकले सोच में पड़ गई। रईस समधियों के घर में इतने से रुपयों से बिंदी भी नहीं लगेगी। उनकी नज़र अंगूठी पर गई। यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वह उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया, मतलब वो घबरा गई। फिर भी उन्होंने 5 लाख और 5 रुपए और एक अंगूठी आंचल में बांध ली, बॉक्स को बंद किया। और फिर ऊपर को चली, पर इस बार उसके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया और पैरों की गति शिथिल, मतलब पैरों की गति रुक गई। राधा के पास जाकर बोली, रुपए तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से? मेरे कौन कमाने वाला बैठा है? उस कोठरी का किराया आता है, उसमें 2 समय की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे। और वह रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? आजकल तो लेन देन का रिवाज ही उठ गया है। नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा, 25 बरस हो गए तो भी वह नहीं भूले। और मैं खाली हाथ जाऊं? नहीं, इससे तो न जाऊं, सो ही अच्छा। तो जाऊं ही मत। चलो छुट्टी हुई। इतने लोग में किसे पता लगेगा कि आई या नहीं? राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा, बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग जावेंगे और मैं समधिन होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ लिया। नहीं, तू यह अंगूठी बेच ही दे,
और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़ी मिन्नत विनती के स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना, जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना, बस शोभा रह जावे इतना ख्याल होगा, शायद ख्याल रखना। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी तो एकाएक ही उनकी नज़र अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। कल समधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन ले। पर एक अव्यक्त लाज ने तो उनके कदमों को रोक दिया। कोई देख लेगा तो, लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी वह पीछे के दरवाजे पर पहुंच गई। 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए, पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढके फिरी। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, सिंदूर जहाँ रखा जाता, जिस डिब्बे में सिंदूर रखा जाता है उसे सिंदूरदानी कहा जाता है, कि सिंदूरदानी एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई, यह सोचकर कि जब वह ये सब देंगी तो उनकी समधिन पुरानी बातों को दुहाई देकर उनकी मिलनसारिता, मतलब जो मिलकर रहने का स्वमान की कितनी प्रशंसा करेंगी। उनका मन पुलकित होने लगेगा। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी। शादी में सफ़ेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची, क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है। आब का मतलब शोभा होता है, सुंदरता, शोभा और सुंदरता, चमक रहती है। इसमें तो चमक आई नहीं। तुमने कलफ जो नहीं लगाया। कलफ मतलब जो कपड़े को कड़ा करने का एक तरल पदार्थ होता है, उसे कलफ कहा जाता है। थोड़ा सा मान दे देती तो अच्छा रहता, अभी दे लो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है? अरे नए फैशन वालों की मत पूछो, मौकों पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मांड लगाकर सुखा दिया। फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशिये का एक छोटा सा मेज पोस्ट निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बताशे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाए। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी, यदि कोई बुलाने न आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली ही समझ रखा है जो बिना बुलाए ही चली जाऊंगी। अरे वह पड़ोस वालों की नंदा अपनी
आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम दिखकर आई है। अब बुलावेंगे और क्यों नहीं। शहर वालों को बुलावेंगे और समधियों को नहीं बुलावेंगे क्या। 3 बजे के करीब बुआ के अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज लगाई, गई नहीं बुआ। एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए हैं। क्या कहा, 3। सर्दी में तो 3 का दिन का पता ही नहीं लगता। बड़े बजे 3 ही हैं और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि वह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है। जाऊंगी तो 4 तक जाऊंगी। अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया। बुआ छत पर से गली में नजर फैलाए खड़ी थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी जिसमें कलफ लगा था। अभ्रक एक चमकीला पदार्थ होता है। अभ्रक के बिखरे हुए कण रहकर धूप में चमक जाते थे। ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। 7 बजे के धुंधलके मतलब हल्का अंधेरा में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उसका मन भर आया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो। आज खाना नहीं बनेगा क्या। 7 तो बज गए। जैसे एकाएक नींद में से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा, 7 बज गए। फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं, मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वयं को भरसक संयत बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूँगी। 2 जनों का तो खाना है। क्या खाना और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा। नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की। धीरे धीरे हाथों से चूड़ियाँ खोली। थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीज़ें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी। और फिर बड़े ही बूझे हुए दिल से अंगीठी जलाने लगी। चैप्टर ख़त्म होता है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।